नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 भेदभाव के विरुद्ध एक सशक्त हथियार है, जो भारतीय संविधान के द्वारा हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को प्रोवाइड कराया। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर ये आर्टिकल 15 भेदभाव को निषेध करता है, रोकने का काम करता है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर भी किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक इन्हीं आधार पर दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, होटलों में और सार्वजनिक स्थलों पर या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा कि आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आप ओबीसी हैं, आप जनरल हैं। इस आधार पर किसी को कोई टॉकीज में जाने से नहीं रोकेगा। ठीक है कि आप मैच देखने नहीं जा सकते हैं किसी स्टेडियम में। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी आप जगह के हैं भारत में, उस जगह के आधार पर आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं पर आपको किसी तालाब से पानी भरने से नहीं रोका जाएगा। जो सार्वजनिक हैं, स्नान घाट हैं, नदियों में नहाने से नहीं रोका जाएगा। बस आप वहाँ पर प्रदूषण ना फैला रहे हो। सड़कों पर आपको चलने से नहीं रोका जाएगा अगर वो सार्वजनिक सड़क है तो। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाने से रोकेगी नहीं कि आप स्त्री और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रोविजन बना सकते हो, क्योंकि वो समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़े रहे। चलिए इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 15 में कहा गया, केवल 4 चीज़ें कहीं उसमें वर्ड लिखा है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध लगाता है। ये प्रतिबंध राज्य के विरुद्ध है और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। भेदभाव केवल उपरोक्त आधारों पर बनाए गए हैं। अब वो आधार कौन कौन से होते हैं, पहले हम लोग केवल का अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ है कि केवल उपयुक्त आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं दी गई है। क्यों? केवल में कौन? धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान। ठीक है, अब राज्य किसी भी आधार पर, इनके अलावा राज्य किसी भी आधार पर कुछ भेदभाव कर सकता है। जैसे किसी को रिजर्वेशन दे सकता है। वो क्या है? वो उन आधारों को मिटाने का प्रयास है, उनको सशक्तिकरण करने का प्रयास है। तो केवल जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। केवल जाति और पिछड़ेपन के आधार पर सकारात्मक भेदभाव की अनुमति दी गई है। जैसे किसी को रिजर्वेशन देके आप क्या करो, उसकी स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश करो, वो सकारात्मक भेदभाव है। लेकिन नकारात्मक नहीं करना है कि आप पार्टिकुलर जाति को हम आपको क्या करेंगे, ये नौकरी नहीं देंगे, है ना। सरकारी सार्वजनिक स्थानों पर, प्राइवेट में आदमी कोई किसी भी आधार पर रख सकता है, उसके लिए यहाँ पर रोक की बात नहीं है। तो आर्टिकल 15 का पार्ट 1 है ना, वो राज्य के भेदभाव के कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है। जबकि 15 का 2 है, वो राज्य और गैर सरकारी व्यक्तियों दोनों को भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कुओं, तालाबों आदि के उपयोग में भेदभाव की नीति नहीं अपनाएगा। आर्टिकल 15 में एक तीसरा पार्ट भी जोड़ा गया, 15 का 3rd। वहां कहा गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रोविजन है। यह राज्य को सामाजिक समानता की स्थापना के लिए सकारात्मक और क्या करना है, तर्कपूर्ण भेदभाव करने की अनुमति देता है। जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो की गई है, वो क्या है, वो तर्कपूर्ण है, तर्कपूर्ण भेदभाव है। अब इनके संबंध में कई सारे केसेस भी हुए, जैसे पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य टकराव की एक समय स्थिति भी आ गई थी। एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, चंपकम दोराइजन, और ये केस था बनाम महाराष्ट्र राज्य 1951 में। राज्य सरकार ने उस फैसले को रद्द कर दिया कि जिसके द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। अब यह अनुच्छेद 15(1) के तहत देखा जाए तो धर्म हो या जाति हो, लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा था, तो महाराष्ट्र सरकार ने इस आधार पर उसको रद्द कर दिया। लेकिन इस फैसले को बाद में संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन के माध्यम से निरस्त कर दिया गया और एक नए प्रोविजन 15(4) को जोड़ा गया, जिसमें कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए सकारात्मक कार्रवाई मतलब अफर्मेटिव एक्शन का प्रोविजन करना होगा और इसके लिए सरकार को सक्षम बनाया गया। लेकिन इन संशोधन के अंतर्गत देखा जाए तो राज्य द्वारा उठाए गए कदमों को भी चुनौती मिली और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और केस दर्ज हुआ 1963 में,
उस केस का नाम है M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य का केस था वो। ये 1963 में ये निर्णय दिया गया कि एक विशेष वर्ग पिछड़ा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, लोगों का एक समूह या उसकी एक जाति एकमात्र या प्रमुख कारण नहीं हो सकता। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण के मामले में एक दूसरा निर्देश यह दिया कि आरक्षण एक उचित सीमा से अधिक नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मंडल जो एक निर्णय था 1993 में, उसमें जाति आधारित आरक्षण को वैध माना और क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट दिया। इसके अनुसार पिछड़े वर्गों में संपन्न लोगों को समाज के अग्रणी समुदायों के बराबर मानकर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब 15(4) में एक संवैधानिक संशोधन होता है, 15(4). उसमें पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक चीज जोड़ी गई थी, जो 15(4) था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आखिर संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मंडल आयोग वाला केस भी हो रहा था, तो अब संशोधन की आवश्यकता यहाँ पर महसूस पड़ी। अब 15(4) में क्या हुआ, सामाजिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन की बात की गई कि ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रोविजन कर सकते हो। मतलब सकारात्मक कार्रवाई मतलब आरक्षण के लिए। और 15(5) में कहा गया कि शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो सहायता प्राप्त हो या वो गैर सहायता प्राप्त हो, में सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रोविजन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये अफर्मेटिव एक्शन था, सकारात्मक कार्रवाई था। अब 15(4) जहां देखा जाए प्रकृति में समान है, वहीं 15(5) विशिष्ट रूप से शिक्षा से संबंधित है। अब 15(5) को एक 93 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे 2005 के द्वारा जोड़ा गया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इस प्रोविजन का अपवाद है। इस संशोधन के द्वारा SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा दे दी गई। अब निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण संबंधित कई सारे विवाद रहे। जैसे एक विवाद है TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, और ये 2002 का केस है, और एक 2005 का केस और था, उसमें था इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य विवाद। अब इस बात में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सरकारी निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में जो कोटा है या जो आरक्षण प्रणाली लागू नहीं कर सकती, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(a) 19 के 1G के तहत जो मूल अधिकारों का उल्लंघन है, इसके माध्यम से कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अब 93वां संविधान संशोधन इसी निर्णय को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया। अब उच्चतम न्यायालय ने जो संवैधानिक संशोधन की वैधता को बनाए रखा और केंद्र सरकार द्वारा संविधान के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि IIT, IIM और शैक्षणिक संस्थानों में इन कमजोर वर्गों मतलब OBC के लिए 27% सीटें आरक्षित कर दी गई। फिर एक केस 2008 में हुआ जो SK ठाकुर बनाम भारतीय संघ था। इसमें न्यायालय ने यहां तक निर्णय दे दिया कि राज्य और निजी शिक्षण संस्थाओं में अनुच्छेद 15(5) के तहत अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो वो मान्य है। फिर 2013 में एक राजस्थान में केस हुआ है। राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त जो निजी स्कूल थे, उनकी सोसाइटीज ने वर्सेस भारत संघ केस 2013 में आया। इसमें निजी सहायता प्राप्त संस्थानों में भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 के तहत 25% सीटों पर आरक्षण आरंभ करने की वैधता को उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया। अब इस निर्णय में कुछ तर्क दिए गए कि शिक्षा को विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उद्यम के रूप में नहीं माना जा सकता, कि व्यावसायिक नहीं है, और अनुच्छेद 21(a) राज्य पर एक दायित्व है, मतलब शिक्षा का अधिकार 21(a) में जोड़ा गया, वो जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया। अब शिक्षा का अधिकार संस्था केंद्रित अधिनियम की अपेक्षा एक बाल केंद्रित अधिनियम है, मतलब बच्चों पर केंद्रित अधिनियम है। अब अनुच्छेद 15 का संबंध सामाजिक प्रगति से जोड़ा गया। जैसे अनुच्छेद 14 क्या कह रहा था कि विधि के समक्ष समानता को स्थापित करता है, किंतु असमानता के ऐतिहासिक तथ्य देखा जाए, जैसे वंचित समूहों के लिए विशेष जरूरत थी कि वंचित समूह में जो वंचितता थी उनको कम करना है, उनको सामाजिक प्रगति के आधार पर, आर्थिक आधार पर उठाना है। अब अनुच्छेद 15 में समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के पक्ष में प्रावधान पहले से ही मौजूद बना दिए गए थे।
तो शैक्षिक और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रेफरेंशियल व्यवहार किया गया। जैसे अनुच्छेद 15 पर आधारित सामाजिक सुधार का ही ये प्रेफरेंशियल का ही एक रूप है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने सामान्य सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए मंडल केस में आरक्षण को 50% तक सीमित करते हुए संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित बाद में देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का प्रोविजन प्रस्तुत किया है। अब आर्टिकल 15 के आधार पर महिलाओं और उनकी सामाजिक प्रगति के संदर्भ में कई आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजरल लॉ में महिलाओं के पक्ष में किए गए प्रावधानों को उनकी सामाजिक निर्बलता को देखते हुए स्वीकार कर लिया और एक केस हुआ विशाखा बनाम राजस्थान बाद 1997 में। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय सुझाए, क्योंकि ऐसा उत्पीड़न आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। तो इस आधार पर आर्टिकल 15 के द्वारा भी समाज में सामाजिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समानता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो जो आरक्षण का प्रोविजन से देखा जाए तो वो सामाजिक स्थिति उठाने का प्रयास है। आर्थिक स्थिति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सामाजिक स्थिति इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक स्थिति उठाने के लिए आर्थिक स्थिति बहुत जरूरत थी। तो अगर जो आरक्षण का प्रोविजन लाया गया नौकरियों में, शिक्षा संस्थाओं में, एडमिशंस में, तो उसका सबसे बड़ा जो पक्ष है वो सामाजिक कल्याण है। लोगों का सामाजिक स्तर उठाना है, लोगों का मानसिक स्तर उठाना है। आर्थिक स्तर तो उठेगा, जब सामाजिक स्तर उठेगा, मानसिक स्तर उठेगा तो उसके साथ आर्थिक स्तर उठ जाएगा। लेकिन मुख्यतः इसका जो जो टारगेट था वो आर्थिक कल्याण करना नहीं था। आर्थिक कल्याण तो तब होगा ना जब सामाजिक कल्याण होगा। तो सामाजिक कल्याण करना था, लोगों को बराबरी के स्तर पे लाना था, लोगों की सोच को प्रमोट करना था कि वो भी वो कर सकते हैं जो उच्च वर्ग की जातियां कर सकते हैं। तो इसलिए जो विशाखा बनाम राजस्थान वास था वहां पर महिलाओं के लिए भी काम किया गया, क्योंकि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित काफी शिकायतें थी और ये माना गया कि अगर विशाखा बनाम राजस्थान केस में कि महिलाओं को कार्यस्थल पर अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है, कमेंट भी किए जा रहे हैं, तो उसको भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा। ऐसा आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 20A के तहत फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। 14, 15 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, 15 असमान व्यवहार को रोकने की बात करता है, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है। हो सकता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न इतना बढ़ जाए कि संबंधित महिलाएं खुदकुशी कर लें या अपने जीवन को ही समाप्त कर लें। तो इसलिए इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया। मैं आपको विशाखा बनाम राजस्थान वाद केस को पहले भी पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में, तो वहां पर उन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। अगर उस केसेस में पूछा जाए कि महिलाओं के संबंध में विशाखा बनाम राजस्थान वाद जो 1997 में हुआ था उसके कुछ पॉइंट्स, ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति पर अगर कोई चर्चा करने के लिए आए, कोई ऐसे आए या जीएस का क्वेश्चन आए, तो वहां पर विशाखा बनाम राजस्थान वाद केस को जरूर लिखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं की स्थिति को उठाने के संदर्भ में ये केस। तो आर्टिकल 15 में आपको जो जानकारी दी आपको हो सकता है कि पसंद आई हो, तो इस जानकारी को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस प्रकार की और भी जानकारियां मैं आप तक ला सकूं। नमस्कार, जय हिंद।